अस्सलाम एवरीवन, मैं हूँ फ़हमीन और आप लोग देख रहे हैं द रील डायरीज़। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कभी मैं कभी तुम की 2 एपिसोड जो ऑन एयर हुई थी लास्ट वीक। प्लॉट पे जाने से पहले मैं एप्रिशिएट करना चाहूँगी सबसे पहले परफॉर्मेंसेस को, हानिया आमिर और फ़ाहद मुस्तफ़ा दोनों की, क्योंकि मुझे बहुत बहुत मज़ा आ रहा है और मैं एक्चुअली बहुत एंजॉय कर रही हूँ दोनों को स्क्रीन पे देख के। समझ आ रही है कि अगर फ़ाहद मुस्तफ़ा इतने अरसे बाद बड़ी स्क्रीन से छोटी स्क्रीन पर आए हैं तो क्यों आए हैं, बिकॉज़ ये जो कैरेक्टर है इसके इतनी लेयर्स हैं। इतना ये इसका अगर हम ग्राफ देखें एपिसोड 1 से लेकर अभी एपिसोड 30 तक, स्टार्ट में किस तरह का होता था, बिल्कुल ही केयर फ्री सा इंसान, और उसका जो बिहेवियर था वो भी ऐसा था, जो उनके जिस तरह से वो बात कर रहे होते थे, मज़ाक कर रहे होते थे, कभी अब्बा से, कभी अम्मा से। फिर उसके बाद जो उनका ओवरऑल ड्रेसअप होता था वो भी बड़ा आपको पता चलता था कि अच्छा ठीक है, इसकी पर्सनैलिटी किस तरह की होगी। लेकिन अब अगर देखें इस पॉइंट के ऊपर, जब मुस्तफ़ा ने इतनी चीज़ें फ़ेस की हैं, वो स्ट्रगल भी कर रहे हैं, फाइनेंशियल भी धोखे मिल रहे हैं, पेरेंट्स से भी धोखे मिल रहे हैं, भाई से भी मिल रहे हैं। सो उसमें आपको समझ आ रहा है कि ठीक है, जो मुस्तफ़ा का कैरेक्टर है वो थोड़ा-सा एजिटेटेड है, थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड है, और ये फ्रस्ट्रेशन हर किसी के ऊपर निकाल रहा है, चाहे वो उनकी बीवी हो, चाहे वो उनकी कुलीग्स हों। स्पेशली जो सीन होता है जिसके अंदर मुस्तफ़ा आता है और वो देखता है कि जो ऑफ़िस में वो लोग आपस में गप्पे लगा रहे हो, वो फ़ौरन से अनॉय हो जाता है कि काम क्यों नहीं कर रहे? तुम लोगों की गेम के डाउनलोड्स तो आ नहीं रहे और तुम लोग यहाँ पे बैठ के शुगर लगा रहे हो। तो वो आपको समझ आ रहा है कि अच्छा ठीक है, मुस्तफ़ा अगर इस पॉइंट के ऊपर आकर इस तरह से रिएक्ट कर रहा है और इतना जो है वो एक अनॉयड रहना शुरू हो गया, तो उसका क्या रीज़न है। और उसका आई थिंक क्रेडिट जाता है फ़हद मुस्तफ़ा की एक्टिंग को, कि वो पूरा का पूरा जो लेयर्स दिखाई हैं वो बहुत बिलीवेबल हैं। इसी तरह अगर हम हानिया आमिर की बात करें तो हानिया आमिर के मैंने कुछ रीसेंट प्रोजेक्ट्स देखे थे जिसके अंदर वो ज़्यादा रो रही थी, और या बस वो एक बिल्कुल ब्लैंक फेस के साथ बैठी होती थी, और मतलब बहुत ज़्यादा उसके अंदर परफॉर्मेंस का मार्जिन नहीं होता था। लेकिन यहाँ पे जब ये ड्रामा स्टार्ट हुआ था मुझे लग रहा था कि शायद ऐसा होगा, बट मुझे बहुत खुशी हुई कि हानिया आमिर का कैरेक्टर ऐसा दिखाया था जो कि आगे से जवाब भी देता था, वो अपने लिए स्टैंड लेता था, बाउंड्रीज़ डिफाइन करता था। स्पेशली जब अदील की बात आती थी वहाँ पर उनको सुना रही है, अगर रुबाब की बात आती थी वहाँ पर सुना रही है, तो वो ऐसी वो जो एक मासूम मस्कीन वाली लड़की होती थी जो सिर्फ़ रो रही है, वो वाला कैरेक्टर नहीं दिखाया था। अभी इस पॉइंट के ऊपर ऑब्वियसली हानिया आमिर की अगेन जिस तरह से ट्रांज़िशन हुई है, उन्होंने भी जिस तरह से जो चैलेंजेस फ़ेस किए हैं शादी के बाद, नाउ दैट शी इज़ एक्सपेक्टिंग, सो वो जिस तरह से फ्रस्ट्रेट हो रही हैं कि भई वो अकेली हैं, देन वो लोनलीनेस जिस तरह से वो फ़ील कर रही हैं, आपको वो नज़र आ रहा है। और अभी आई थिंक इस लास्ट एपिसोड के अंदर जिस तरह से वो रो रही थी, और वो आई थिंक यहाँ पे मैं सिर्फ हानिया आमिर को नहीं कहूँगी, क्रेडिट दूँगी, बल्कि डायरेक्टर को भी कहूँगी, क्योंकि वो पूरा जो सीन शूट हुआ हुआ था वो बहुत खूबसूरत तरीके से हुआ हुआ था। आप जब वो हानिया आमिर रो रही होती हैं तो पूरे घर के अंदर और कमरे के अंदर जो एको की आवाज़ें आ रही होती हैं, आप फ़ील कर रहे हो कि अच्छा यहाँ यहाँ पर एक बंदी है जिसको ज़ीरो इमोशनल सपोर्ट मिल रहा है। सो वो हानिया की भी एंड देन डायरेक्टर की तरफ से दोनों से बहुत वेल एग्ज़ीक्यूटेड था। इसके अलावा अगर ओवरऑल भी हम लोग डायरेक्शन की बात करें तो मुझे अटेंशन टू डिटेल बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है। जैसे ही मेरे दिमाग के अंदर कोई क्वेश्चन आता है डायरेक्शन से रिलेटेड, तो फ़ौरन से मुझे उस चीज़ का जवाब जो है वो मिल जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम लोग रुबाब और अदील के प्लॉट की बात करें, जिसमें रुबाब को फाइनली वो एक इयररिंग मिल गया है नताशा का, और उनको पता चल गया, और मेरे दिमाग में एकदम से आया कि भई ये इयररिंग तो किसी का भी हो सकता है। तो वहाँ पे प्रॉपर एक डायरेक्टर ने सीन दिखाया कि भई रुबाब की कन्वर्सेशन हो रही होती है नताशा के साथ, और नताशा कहती है कि भई ये जो इयररिंग है ये सिर्फ़ मेरे मियाँ ने, हम्प्टी डम्प्टी ने मेरे लिए जो है वो बनवाया है, और ये कस्टमाइज़ दे देंगे, और ये डिज़ाइन किसी के पास नहीं है, और ये ब्रांड इस तरह के डिज़ाइन किसी के लिए बनाती भी नहीं है। सो वो आपको हर चीज़ के ना आंसर्स मिल रहे हैं। एंड देन एक चीज़ जिस पे मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ बदर महमूद से, कि नॉर्मली उनके जो ड्रामाज़ होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा फ्लैशबैक्स होते हैं, और ऐसे फ्लैशबैक्स होते हैं जो कि आप सीन्स 50 दफ़ा देख चुके होते हैं, और पूरी-पूरी एपिसोड्स के अंदर आपको 10-10, 20-20 फ्लैशबैक्स नज़र आ रहे होते हैं। सो वो चीज़ मुझे इन जो हमारे एपिसोड्स थी, जितनी भी अगर हम लोग रिसेंट अभी देख लें कभी मैं कभी तुम की, उसके अंदर नहीं मिल रही हैं। आप लोगों को कोई बहुत फिलर सीन्स नहीं मिल रहा है। हर सीन का कोई ना कोई पर्पस होता है, हर सीन को देखने में आपको मज़ा ही आ रहा होता है कि अच्छा आपको समझ आ रही होती है कि इसकी प्लेसमेंट इस सीन की यहाँ पे क्यों है। सो वो मुझे आई थिंक मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ डायरेक्टर से। प्लॉट की तरफ अगर हम आएँ तो वहाँ पे कुछ मसले हैं मुझे राइटर की तरफ से, जो कि मुझे एज़ अ व्यूअर समझ नहीं आ रहे। मुझे ये समझ आ गया कि अच्छा मुस्तफ़ा का भी हम लोगों को पॉइंट ऑफ व्यू बता दिया, हम लोगों को शजीना का भी बता दिया। पिछले उस प्रोमो के अंदर जो मुस्तफ़ा ने ये बात की थी कि भई मुझे बच्चा नहीं चाहिए, इस प्रोमो की जो पूरी एपिसोड्स थी उसके अंदर आपको समझ आ गया कि ऐसा नहीं है कि मुस्तफ़ा को बच्चा नहीं चाहिए, वो हीट ऑफ द मोमेंट उनके मुँह से निकला है, और वो इट वाज़ मोर ऑफ अ सार्कास्टिक मोमेंट कि हाँ, भई हाँ, ठीक है मुझे नहीं चाहिए बच्चा, तुम्हें क्या लगता है मैं ये सारी चीज़ें क्यों कर रहा हूँ? जो उनकी लड़ाई होती है शजीना के साथ, उसके अंदर वो प्रॉपर्ली कम्युनिकेट भी कर रहे होते हैं कि भई मैं नहीं चाहता कि मेरा बच्चा जो है वो उसी तरह गलियों के अंदर फिरे, और वो इतनी गंदी जगह पर रहे, और वो एक और मुस्तफ़ा बने। उन्होंने खुद जो चीज़ें फ़ेस की है, जो खुद मुश्किल फ़ेस की है, वो नहीं चाहते कि उनका बच्चा वो फ़ेस करे। एंड आई थिंक इट्स अ वेरी अंडरस्टैंडेबल सिचुएशन कि आप एज़ अ पेरेंट, एज़ अ फ़ादर आप नहीं चाहते कि भई आपकी जो भी औलाद है वो
उन डिफ़िकल्टी से गुज़रे जिनसे आप गुज़रे थे, और आप उनको एक बहुत ही सुकून की और अच्छी लाइफ़ जो है वो प्रोवाइड करना चाहते हैं। सो यहाँ वो मुझे मुस्तफ़ा का भी आर्ग्यूमेंट समझ आ रहा है कि ठीक है, अगर वो इतनी मेहनत कर रहे हैं और अगर वो इतना टाइम जो है वो लगा रहे हैं अपनी गेम के ऊपर, तो उनके वो कोई सेल्फ़िश रीज़न्स नहीं है कि वो खुद अपने आप को किसी पॉइंट के ऊपर देखना चाहते हैं, वो पैसे कमाना चाहते हैं, वो दिल की टक्कर का होना चाहते हैं, नहीं। आपको समझ आ रही है कि उनका जो पॉइंट है वो यही है कि भई शर्जीना को रिस्पेक्ट मिले, उनके बच्चे को जो है वो एक अच्छी लाइफ़ मिले। इसी तरह जब हम शर्जीना की बात करें, तो शर्जीना का आई नो कि लग रहा है कि वो बहुत ओवरली डिपेंडेंट हो रही है मुस्तफ़ा के ऊपर। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर उनकी तबीयत ख़राब हो रही थी जिसके अंदर वो वॉमिटिंग वग़ैरह भी कर रही हैं और बहुत बुरा हाल है और मुस्तफ़ा उनकी कॉल नहीं उठा रहा, तो एक नॉर्मल इंसान यही कहेगा कि भई आपके लिए नेक्स्ट इंसान हस्बैंड के बाद आपकी अम्मी होती हैं जिनको आप कॉल कर सकते हैं। बट इस पॉइंट के ऊपर यू अंडरस्टैंड कि अच्छा ठीक है, शर्जीना जो है वो इतनी ज़्यादा इमोशनली डिपेंडेंट हुई हुई है और उन्होंने मुस्तफ़ा को पूरा अपना दुनिया, पूरा सपोर्ट सिस्टम मुस्तफ़ा को ही बनाया हुआ है। सो वो क्योंकि अभी एक्सपेक्ट कर रही हैं, प्रेगनेंसी से गुज़र रही है, हार्मोनल इम्बैलेंस इस तरह का है कि शायद आपको समझ आ रही है कहीं न कहीं कि वो अपनी पेरेंट की जगह उनको है कि भई ये बच्चा मेरा मुस्तफ़ा का है, ये मेरी माँ का नहीं है, मेरे बाप का नहीं है, तो मेरे शौहर को इधर होना चाहिए। जिसका ये बेटा है या जो बेटी जो भी औलाद है, उसको यहाँ पर होना चाहिए। सो वो नीड आपको उनकी समझ आ रही है। यहाँ तक आई एम कन्विंस्ड और यहाँ तक मुझे राइटर से प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम जो मुझे है वो ये है कि इस कपल को जो आपने दिखाया था स्टार्ट से लेकर अभी तक, जब से इनकी शादी हुई है, जिस तरह से ये चैलेंजेस को फेस कर रहे हैं, बिकॉज़ थ्रू आउट इनकी लाइफ़ के अंदर चैलेंजेस आए हैं। ऐसा नहीं है कि उन्होंने कोई बड़ी सुकून की ज़िंदगी गुज़ारी हो। इन्होंने अपना वर्स्ट टाइम भी देखा है जिसके अंदर ये लोग लिटरली सड़क के ऊपर थे। वो सारी सिचुएशन इन्होंने, इस कपल ने बड़े एक हेल्दी तरीके से फेस की है। सो ओवरऑल ये एक ऐसा कपल दिखाया था जो कि बड़ा एक हेल्दी रिलेशनशिप आपका हो, बड़ा कंस्ट्रक्टिव किस्म का, बड़ा पॉजिटिव उसमें। नॉर्मली हमारे ड्रामास के अंदर जो एक टॉक्सिक हीरो होता है उसको ग्लोरीफाई कर रहे होते हैं, ये वो चीज़ नहीं थी। अगर मुस्तफ़ा को लोग आइडलाइज़ कर रहे थे और बहुत ज़्यादा आई थिंक फैन फॉलोइंग भी थी इस ड्रामे की बिकॉज़ ऑफ दिस कपल, वो आपको समझ आया था एंड यू वर हैप्पी कि अच्छा ठीक है, अगर यंग कपल्स ये देख रहे हैं और वो इस चीज़ से इंस्पिरेशन ले रहे हैं कि मुस्तफ़ा किस तरह का हस्बैंड है जो कि अपनी बीवी के लिए झाड़ू भी लगा रहा है, खाने भी बना रहा है और उसको कोई ईगो के मसले नहीं हो रहे, तो अच्छी बात है। इसी तरह शजीना कैसी थी कि स्टार्ट में उसको सफाई और हर चीज़ की प्रॉब्लम थी, लेकिन अब वो बिल्कुल आउट ऑफ द वे जा रही है अपनी बीवी शौहर के लिए। सो वो आपको मज़ा आ रहा है कि अच्छा ठीक है, लोग ऑडियंस जो है वो ऐसी हेल्दी कपल्स को देख रहे हैं एंड इस कपल से इंस्पिरेशन ले रहे हैं। इस कपल की जो फाउंडेशन थी ना वो अच्छी थी, क्योंकि जब पहली दफ़ा शर्जीना घर छोड़ के गई थी और मुस्तफ़ा के साथ लड़ाई हुई थी उनकी, मुस्तफ़ा जाते हैं और वो लोग ईज़िली कम्युनिकेट कर लेते हैं कि भई मैंने ये फ़ेल किया, शर्जीना बता देती है मैंने ये फ़ेल किया एंड दे सॉर्ट इट आउट। सो जो बेसिस थी इस कपल की, इस रिलेशनशिप की, वो अच्छी थी। ये लोग जिस तरह से एक-दूसरे को सेलिब्रेट किया करते थे, शर्जीना जिस तरह से मुस्तफ़ा को कॉन्फिडेंस दिया करती थी कि यार तुम गेमिंग के अंदर इतने अच्छे हो, तुम इतने टैलेंटेड हो। अगर मुस्तफ़ा एक नलका भी ठीक कर रहा है और वो कह रहा है कि हाँ, बस मैंने ज़िंदगी में ऐसे ही फ़ालतू काम किए, उस पे भी शर्जीना उसको कहेगी कि नहीं, नहीं यार, ये तो बड़ा स्किल है जो तुम्हारे पास है। सो वो हर चीज़ में मुस्तफ़ा को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही थी और ये उसके लिए बड़ा नेचुरली उसका होता था, क्योंकि उसको मुस्तफ़ा इतना पसंद था। एंड इसी तरह मुस्तफ़ा भी जिस तरह से शर्जीना का ख़्याल रखता था और उसको ओपनली बताता था कि यार मेरे पेरेंट्स ने ही मेरे ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं दिया। सो ये एक ऐसा कपल था जिससे मैं अभी इस पॉइंट के ऊपर एक्सपेक्ट नहीं करूँगी कि इनको, ये लोग इस तरह के मसले फेस कर रहे होंगे। इस पॉइंट पे जो कपल का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है दैट इज़ द कम्युनिकेशन प्रॉब्लम। मुस्तफ़ा नहीं बता रहा शर्जीना को कि वो अपने प्रोफ़ेशनल लाइफ़ के अंदर किस पॉइंट के ऊपर है और ये बात मुझे क्यों बिलीवेबल नहीं लग रही। उसका रीज़न ये है कि जब एक वर्किंग कपल होता है जिसके अंदर बीवी और शौहर दोनों काम कर रहे होते हैं, तो ऐसा होता ही नहीं है कि आप लोग एक-दूसरे को बता ना रहे हो कि अच्छा यार अब मेरी ज़िंदगी के अंदर क्या हो रहा है। मुस्तफ़ा हर पॉइंट के ऊपर शर्जीना को सिर्फ़ कह देता है कि मीटिंग है, मीटिंग है। मैं क्योंकि खुद भी काम करती हूँ, मेरा हस्बैंड भी काम कर रहा है। हमारी बिल्कुल डिफरेंट फ़ील्ड्स हैं, लाइक आई वर्क इन एचआर, माय हस्बैंड वर्क्स इन फाइनेंस। लेकिन हम लोगों को एक-दूसरे की चीज़ों की समझ में नहीं आ रही होती। मेरे ऊपर से फाइनेंस गुज़र रही होती है, उसको एचआर का नहीं पता कि किस तरह से चीज़ें फंक्शन कर रही हैं। हम बिल्कुल डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ के अंदर काम करते हैं। बट स्टिल हम लोग एक-एक चीज़ डे टू डे की बता रहे होते हैं। मैं ये कभी नहीं उसको कहूँगी फ़ोन करके कि ओह मेरी मीटिंग थी, या वो मुझे कहेगा कि ओह मेरी मीटिंग थी। हम लोग एक्चुअली बताएँगे कि ओह यार मैंने आज प्रेज़ेंट करना है और मेरा जो है ना बस बोर्ड भी आया हुआ है और मेरा अप्रूवल के लिए दुआ करना और ये वो करके। सो आप अपने हस्बैंड को थ्रू आउट हर चीज़ के अंदर मैं इन्वॉल्व कर रही होती हूँ। एंड ही इज़ लाइक, ये प्रेजेंटेशन से 5 मिनट पहले मुझे मैसेज कर देगा कि ओह गुड लक, और फिर उसके बाद मुझसे पूछेगा एंड ही इज़ गोइंग टू बी द फर्स्ट पर्सन जिसको मैं कॉल करूँगी कि ओह यार अप्रूव हो गया, या ओह यार बड़ी बेइज़्ज़ती हुई। और इसी तरह उसका अगर फॉर एग्जांपल कोई इस तरह की चीज़ चल रही होगी कि क्लाइंट के सारे डील क्लोज़ करनी है, सो आई एम गोइंग टू बी देयर कि अच्छा हाँ, क्या बना, क्या हो गई मीटिंग और कैसी रही, और इस तरह से करके। सो आप एक-एक चीज़ बता रहे होते हो व्हेन यू आर अ वर्किंग कपल। आपको सब पता होता है एक-दूसरे की प्रोफेशनल लाइफ़ का, बिकॉज़ दैट्स हाउ यू बॉन्ड।
यहाँ पे ये सीन हो रहा है कि मुस्तफ़ा जो है उसने बिल्कुल ब्लैकआउट किया हुआ है, वो ब्लॉक की हुई है इन्फॉर्मेशन। वो शर्जीना को नहीं कह रहा कि अच्छा यार अब हमारी जो गेम है जिसके ऊपर मैंने इतने काम किया उसके ऊपर मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है कि उसके डाउनलोड्स नहीं हो रहे, सो व्हाट डू यू थिंक क्या करना चाहिए? और इस तरह से इंसान ने ना जो कन्वर्सेशन करता है वो कन्वर्सेशन मिसिंग है। इसी तरह शर्जीना जो है वो मुस्तफ़ा को नहीं बता रही कि देखो ये सीन है, मुझे तुम इस तरह से चाहिए हो, आई एम गोइंग थ्रू दिस, मुझे डॉक्टर के पास अपॉइंटमेंट हुई है, डॉक्टर ने कहा है कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रही हैं, आपको इस तरह का एक सपोर्ट सिस्टम चाहिए। आप अगर ये इसी तरह से स्ट्रेस लेती रहें तो आपके बच्चे को, मतलब हमारे बच्चे को मसला होगा और उसकी जान के लिए ख़तरा है और उसकी हेल्थ के लिए प्रॉब्लम्स है। सो यू नो वी नीड टू फिगर आउट अ वे कि हम क्या करें? डू यू थिंक कि मैं अपने पेरेंट्स की तरफ चली जाऊँ या तुम मुझे ज़्यादा टाइम दोगे या क्या? सो वो जो आपस की कम्युनिकेशन है इनकी, वो नहीं हो रही है। सो वो स्टोरी अब इस पॉइंट के ऊपर जा रही है कि नेक्स्ट सीन में हम देख रहे हैं कि मुस्तफ़ा जो है वो जा रहा है हॉस्पिटल और हॉस्पिटल के अंदर है शर्जीना एडमिट हुई हुई हैं। 2 चीज़ें ये लोग इसके साथ कर सकते हैं, या तो शर्जीना को मार दें या फिर मिसकैरेज कर दें। और मुझे ये लगता है कि ये दोनों एंडिंग्स नहीं होनी चाहिए मुस्तफ़ा जैसे कैरेक्टर के लिए, जिसको बुरी लाइट में अभी तक नहीं दिखाया, किसी एक पॉइंट के ऊपर भी नहीं। अगर वो कोई अपॉइंटमेंट मिस कर रहा है शर्जीना की, तो वो रात को आके पूछ रहा है कि अच्छा डॉक्टर ने क्या कहा? वो उसका ख़्याल पूरा-पूरा रख रहा है। और ऐसा नहीं कि उसको बच्चा नहीं चाहिए, उसका वो पूरा सीन दिखाया है जिसके अंदर वो रात को बैठा हुआ है और वो सोच रहा है और उसको फिर एक बच्चा नज़र आता है और वो स्माइल करता है। सो इट्स ऐसा किसी पॉइंट के ऊपर नहीं है कि भई उसको एक्चुअली बच्चा नहीं चाहिए, वो सिर्फ़ परेशान है बहुत ज़्यादा, बिकॉज़ हमारी सोसाइटी के अंदर ये चीज़ दिखाई जाती है कि मर्द जो है उसको वही उसने प्रोवाइड करना है और उसने ही फाइनेंशियल सिक्योरिटी देनी है, सो वो एक प्रेशर जो है वो फ़ील कर रहा है उस चीज़ का। सो ऐसा इंसान जो कि आपने नेगेटिव लाइट में नहीं दिखाया, क्या वो ये डिज़र्व करता है कि उसकी बीवी मर जाए? मतलब वो बीवी जिससे वो इतना प्यार करता है, जिसके लिए वो इतनी मेहनत कर रहा है, जिसके लिए उसने अपने आप को कंप्लीटली चेंज कर लिया है, इतने रिस्पॉन्सिबल हो गया है, वो बीवी जो है वो आप उसको मार ही दो। मतलब इतनी ट्रेजिक एंडिंग मुस्तफ़ा जैसा इंसान नहीं करता डिज़र्व। इसी तरह जो मिसकैरेज है, मिसकैरेज अगेन एक इस तरह का लॉस है जो कि बड़ा इरिवर्सिबल किस्म का लॉस है। दोनों लॉसेस, चाहे शर्जीना की डेथ हो, चाहे मिसकैरेज हो, जिस तरह का इमोशनल टर्मोइल ये दोनों फेस करेंगे, अगर डेथ के केस में मुस्तफ़ा और मिसकैरेज के केस में शर्जीना, ये कपल ये चीज़ डिज़र्व नहीं करता। सो वो मुझे समझ नहीं आ रहा कि राइटर क्या करना चाह रहा है, कि अच्छा एक इतना अच्छा हेल्दी रिलेशनशिप दिखाकर उसका एंड क्या है कि आपका मिसकैरेज हो रहा है या बंदी मर रही है। क्यों? इतना बुरा क्यों? मतलब इस कपल में इतना क्या मसला था कि वो इतना वर्स्ट और इतनी ट्रेजेडी जो है वो फेस करें? बाकी अगर हम दूसरे प्लॉट की बात करें, जो हम लोगों का अदील का प्लॉट था और रुबाब का, सो मुझे एक चीज़ जो मज़े की लग रही है, जिसमें मैं अगेन राइटर को और डायरेक्टर को अप्रिशिएट करना चाहूँगी कि जितनी मैं इन्वेस्टेड शर्जीना और मुस्तफ़ा के प्लॉट में हूँ, उतनी ही इन्वेस्टेड मैं अदील और रुबाब के प्लॉट में भी हूँ। अगर मुझे ये इंतज़ार है कि मैं देखूँ कि क्या ये लोग शर्जीना को मारते हैं कि नहीं, तो मुझे उतना ही इंतज़ार है कि रुबाब पार्टी के ऊपर क्या करती है। क्योंकि रुबाब को फाइनली ये तो पता पहले चल गया था कि भई अदील जो है वो फाइनेंशियली उसके साथ धोखा कर रहा है, फ्रॉड कर रहा है, लेकिन अब उसको ये भी पता चल गया कि नताशा जो है वो चीट कर रही है। और यहाँ पे मैं जो रुबाब की एक्टिंग है उसको बहुत ज़्यादा एप्रिशिएट करना चाहूँगी, क्योंकि जब अदील उसको कहता है कि चलो आओ डेट के ऊपर चलते हैं और डिनर करते हैं, और वो गाड़ी के अंदर उसको कहते हैं कि तुम फ्लावर्स लेने जाओ क्योंकि उसको वो इयररिंग मिल जाता है। उस पॉइंट के ऊपर वो अदील को एक एक्सप्रेशन देती है और इस एक्सप्रेशन में ना प्रॉपर आपको हर्ट भी फ़ील हो रहा है और थोड़ा-सा ना वो एक डिस्गस्टेड वो भी फ़ील कर रही है कि यार ये तुम नताशा के साथ चीट कर रहे हो, ये तुम्हारे स्टैंडर्ड्स हैं। सो वो उनके फेस के ऊपर जो एक्सप्रेशन था ना वो बहुत ज़्यादा विज़िबल था, एंड हैट्स ऑफ टू नईमा भट्ट जिन्होंने बहुत अच्छी तरीके से वो एक्ट किया है। सो एनीवेज़ इस प्लॉट के अंदर देखते हैं, अब मुझे तो लग रहा है कि अदील को फुल ऑन शक है कि उनके साथ जो है कुछ ना कुछ होने वाला है। ये जो बर्थडे पार्टी थ्रो कर रही हैं, उसके अंदर ऐसा तो नहीं होगा कि भई कोई वो एक्चुअली वो बहुत इन लव हैं और बर्थडे कर रही हैं, बिकॉज़ 2 महीने हो चुके हैं उनकी बर्थडे को। और अदील जो है वो कॉन्स्टेंटली ऐसे एक्सप्रेशंस भी दे रहा है, जहाँ पे जब उनको बताया भी जाता है कि बर्थडे पार्टी है, तो ही इज़ लाइक कि मतलब वो कहीं न कहीं थोड़ा डाउटफुल होके देख रहा है, क्योंकि उनको कुछ है कि कुछ ना कुछ मसला है। ये अलग बात है कि उनको अभी तक वो मसला लग रहा है कि फाइनेंशियल नेचर है उस मसले की, उनको ये नहीं पता कि नताशा का जो है वो पता चल गया है। सो लेट्स सी कि अगले एपिसोड के अंदर क्या होता है। आप लोग भी बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आप लोगों को क्या लगता है कि क्या शर्जीना को यही उसका रूट दिखाना चाहिए कि भई उसको मार दिया या मिसकैरेज हो गया, या आपको भी लगता है कि नहीं, जिस तरह का कपल शर्जीना और मुस्तफ़ा का दिखाया है उसमें ये नहीं, इतनी ट्रेजिक एंडिंग वो डिज़र्व नहीं करते। चैनल को सब्सक्राइब करें, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।